हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चलिए, तो आज अपन टॉपिक 8 पढ़ेंगे शिक्षण विधियों का। मेरे प्यारे बच्चों, ये 8वां टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक में अपन अधिगम सामग्री के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम सामग्री मतलब जो गणित अपन पढ़ते हैं उसमें अपन कौन कौन से सामग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे गणित पढ़ते समय आप बचपन में देखे होंगे, सर प्रकार का प्रयोग करते थे, ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करते थे, डी का प्रयोग करते थे, त्रिभुज आकार की जो त्रिभुज आकार का जो सेट स्क्वायर होता था उसका प्रयोग करते थे। आई बात समझ में? कंपास का प्रयोग करते थे। मतलब गणित को पढ़ने के लिए जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन सब को आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब आपको तो मोटे मोटे पता होंगे जो आपने प्रयोग में लिए होंगे, लेकिन ऐसे कई सारे टूल्स हैं, ऐसे कई सारे औजार हैं जो गणित को पढ़ने और समझने में मेरे प्यारे बच्चों काम आते हैं। उन सभी को अपन पढ़ेंगे और आज की क्लास से परीक्षा में एक सवाल बनता है, मतलब यहां से एक सवाल पूछा जाता है। ये ज्ञान, ये नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए कि गणित को पढ़ने के लिए अधिगम सामग्री कौन कौन सी है। ये वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं सरकारी स्कूल में तो वैसे भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की क्लास से आपको एक जनरल नॉलेज भी सीखने को मिलेगा और एग्जाम की दृष्टि से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है ना? चलिए, देखो यहां से सबसे पहली अधिगम सामग्री है अबेकस। अब कई सारे बच्चों ने नाम सुना होगा अबेकस और कई सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा। जैसे कई बार आप एडवर्टाइज देखते होंगे यूट्यूब पर, है ना, अबेकस अबेकस अबेकस। अबेकस मतलब एक वैदिक जो गणित होती है ना उसको करने का एक उपकरण है। जो वैदिक गणित अपन सीखते हैं ना, वही वैदिक गणित में क्या होता है? वैदिक गणित में क्या होता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग को जल्दी जल्दी किया जाता है। वैदिक गणित में जोड़ बाकी गुणा भाग को जल्दी जल्दी किया जाता है। तो जो वैदिक गणित होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, अपन इस अबेकस की मदद से, जिसको गिन तारा बोला जाता है, बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे आपने कभी अगर यूट्यूब पर देखा होगा तो बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसको बोलते हैं कि 32 × 40 कितना होगा, वो ऐसे ऐसे करके फटाफट जवाब देते हैं। बच्चों को बोला जाता है कि 490 × 306 कितना होगा, वो फटाफट फटाफट ऐसे करके ये लो फटाक से उत्तर। तो वो किसकी मदद से करते हैं? वो अबेकस की मदद से करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि जो अबेकस है उसको गिन तारा भी बोला जाता है और ये काम क्या आता है। एग्जाम की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि ये काम क्या आता है। तो जितनी भी सामग्री मैं आपको बताऊंगा सभी के काम याद रखना, बस काम ही आपको याद आएंगे। बाकी ये कैसा दिखता है ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता। ठीक है ना? ये कैसा बना होता है ये भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता। बस आपसे ये पूछा जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों ये किस काम आता है। अबेकस किस काम के लिए, किस पर्पज के लिए ये काम आता है, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी देखो अपन तो सारी जानकारियां पढ़ाएंगे, भाई कैसा दिखता है ये तो परीक्षा में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये कैसा बना होगा इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। हो सके अगर नया सवाल बनता है पेपर में तो वो आपसे पूछ लिया जाए, भाई इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है ना? चलिए चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों जो अबेकस होता है ना वो एक प्रकार से एक लकड़ी का क्या होता है, एक ढांचा होता है। ठीक है ना? जिसमें यहां पर क्या लगी रहती है बेटा, रोड लगी रहती है ना। ये लकड़ी का एक ढांचा है जिसमें ऐसे ऐसे रोड लगी है और उन रोड में ना छोटे छोटे मोती रहते हैं जिसको अपन इधर उधर खिसका सकते हैं, है ना। चले, तो यहां से जो अबेकस है वो काम क्या आता है? जोड़ने में काम आता है, जल्दी जल्दी जोड़ने में। आपने
ये जो डिवाइस है ना अबेकस, इसका यूज आप लोगों ने नहीं लिया होगा, लेकिन जो बच्चे लेते हैं ना वो जल्दी जल्दी जोड़ भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी गुणा भी कर लेते हैं, भाग भी कर लेते हैं, है ना, वर्गमूल भी कर लेते हैं। स्थानीय मान मतलब समझने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो टोटल प्रकार से मोटे मोटे इसके काम क्या है बेटा? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, है ना, भिन्नों को समझना, वर्गमूल ज्ञात करना, और इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, मतलब स्थानीय मान जो होते हैं ना उसको समझने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है गिन तारा का। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि ये काम क्या आता है, और ज्यादा से ज्यादा इतना ध्यान रख लो कि ये लकड़ी और प्लास्टिक का एक फ्रेम है जिसमें छड़ें लगी रहती है और उन पर स्वतंत्र फिसलने वाले मोती लगे रहते हैं जिसको अपन ऐसे ऐसे खिसका सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात बस। चले यहां से मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो अगला उपकरण है ना वो जियो बोर्ड है। अब आपने तो शायद नाम भी नहीं सुना होगा जियो बोर्ड का। देखो जियो बोर्ड में क्या होता है मैं आपको अलग से समझा देता हूं। जियो बोर्ड में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकार का ये बोर्ड होता है जिसमें यहां पर है ना कीलें लगी रहती है। यहां पर क्या लगी रहती है? कीलें। यहां पर लगी रहती है, लोहे की कीलें लगी रहती है। अब आप खुद बताओ, अगर कीलें लगी है तो अगर रबड़ आपके पास में होगा या फिर धागा आपके पास में होगा तो अलग अलग आकृति आप लोग बना सकते हैं। जैसे रबड़ को यहां फंसाया, रबड़ को यहां फंसाया और रबड़ को यहां फंसाया, तो इससे एक क्या बन गया? आप बोलेंगे सर त्रिभुज बन गया। ठीक है ना। चलिए जैसे रबड़ को यहां पर फंसा दिया, क्योंकि कील है ना फंसा सकते हैं, फिर यहां पर ऐसे फंसाया, फिर रबड़ को ऐसे फंसाया, फिर रबड़ को ऐसे लाया, फिर रबड़ को ऐसे लाए, तो यहां से क्या बन गया बेटा? एक चतुर्भुज बन गया। तो कहने का मतलब जो जियो बोर्ड होता है उससे अपन ज्यामितीय आकृतियां बना सकते हैं। ज्यामितीय आकृतियां मतलब जैसे त्रिभुज बनाना है, चतुर्भुज बनाना है, ठीक है ना, इस प्रकार की कोई सी भी आकृतियां अपन बना सकते हैं क्योंकि कीलें लगी होगी और उन किलों में रबड़ फंसा के अपन जैसी मर्जी पड़े वैसी आकृतियां बना लो। तो यहां से जियो बोर्ड काम क्या आता है आप लोगों को यह समझना है। रबड़ बैंड या धागे की सहायता से 2D ज्यामितीय आकृति का ज्ञान दिया जाता है। तो जो ये जियो बोर्ड है ये 2D ज्यामितीय आकृति का है ना बनाने में काम आता है। देखो जियो से ज्योमेट्री याद रखो, जियो से ज्योमेट्री याद रखो, ज्यामिति याद रखो। और आपको पता है भाई ज्यामिति अपन पढ़ते थे तो त्रिभुज पढ़ते थे, चतुर्भुज पढ़ते थे, ठीक है ना। चलिए बस इतना ध्यान रखो कि जियो बोर्ड में यहां से कीलें लगी रहती हैं और कीलें अगर लगी होगी ना तो आराम से उन किलों में रबड़ फंसा के अपन अलग अलग प्रकार की आकृतियां बना सकते हैं। ये जियो बोर्ड का काम है। तो जियो मतलब ज्यामिति, तो ज्यामितीय जो आकृतियां है ना वो अपन बना सकते हैं। एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती है ना। ये कोई नहीं पूछेगा कि क्या लगी रहती है, बस यही पूछा जाता है कि ये जो जियो बोर्ड है वो काम क्या आता है बेटा? 2D ज्यामितियां आकृति बनाने में, ठीक है ना। चलिए देखो ये 3D ज्यामिति आकृति नहीं बनाता, ये 3D ज्यामिति आकृति नहीं बनाता क्योंकि 2D में क्या होता है बेटा? यहां से त्रिभुज आ गया, यहां से एक रेखा आ गई, रेखा खंड आ गया, ठीक है ना। यहां से आप बोलेंगे सर चतुर्भुज आ गया, यहां से आप बोलेंगे भाई वृत्त आ गया। ये सारे के सारे आपके कौन से हैं बेटा? 2D है। लेकिन यहां से 3D की अपन बात करेंगे तो ये घन आ गया, घनाभ आ गया, शंकु आ गया, गोला आ गया, बेलन आ गया। तो यहां से इस जियो बोर्ड की मदद से मेरे प्यारे बच्चों ये जो 3D आकृतियां है ना ये अपन नहीं बना सकते। 3D आकृतियां अपन नहीं बना सकते, जियो बोर्ड की मदद से बस 2D आकृति अपन बना पाएंगे। चलिए देखो यहां से अगला वाला देखेंगे।
अगले वाली जो सामग्री है उस पर अपन बात करेंगे ग्राफ पेपर। आपने बचपन में बहुत नाम सुना होगा। देखो ग्राफ पेपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने नाम नहीं सुना हो ग्राफ पेपर का, है ना। चले तो ग्राफ बचपन में अपन को डर भी लगता था कि यार ग्राफ वाले सवाल आ गए। तो उन ग्राफ वाले सवालों का असली जो काम होता था ना, वो बस आप लोग याद रखना कि दशमलव जो संख्या होते हैं उनका जोड़ करना हो, उनका गुणा करना हो, उनका भाग करना हो, तो उन सब में काम अपना ग्राफ पेपर काम आता था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से ग्राफ पेपर का बस काम याद रखना कि दशमलव वाली संख्या का मतलब पॉइंट वाली संख्या का कुछ भी करना हो, जोड़ करना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या काम आता था, ग्राफ पेपर काम आता था। तो ग्राफ पेपर का काम याद रखना बस, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा होता है बेटा डॉट पेपर होता है। अब नाम से पता चल रहा है भाई डॉट पेपर क्या होगा। देखो डॉट पेपर कुछ भी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे डॉट बने होंगे, ठीक है ना। डॉट पेपर कुछ भी नहीं है, यहां से ऐसे छोटे छोटे क्या बने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, डॉट बने होंगे। अब ये कीले नहीं है, कीले वाला तो जियो बोर्ड था, लेकिन डॉट पेपर में ऐसे छोटे छोटे क्या बने होंगे, ऐसे छोटे छोटे डॉट बने होंगे। अब अपन पेंसिल की मदद से क्या करेंगे ना, जैसे जैसे मान लो मुझे एक वृत्त बनाना है, तो पेंसिल की मदद से इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, है ना। मतलब पेंसिल की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, कोई सी भी आकृति ऐसे डॉट से डॉट मिलाकर बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे आपका जो टीचर है, जैसे आपका जो टीचर है उसने आपको ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट और ये डॉट दे दिया, फिर आपको बोला जाएगा भाई इनको मिलाइए, तो बच्चा क्या करेगा भाई, इसको मिला देगा, इसको मिला देगा, इसको मिला देगा, इसको मिला देगा। तो यहां से क्या बन गया, आप बोलेंगे सर एक आकृति बन गई। तो कोई सी भी आकृति आप बना सकते हैं, है ना, डॉट पेपर की मदद से। जैसे यहां से मुझे ए फॉर एप्पल बनाना है, तो आप बोलेंगे सर ए फॉर एप्पल कैसे, भाई इनको मिलाया, है ना, यहां से इनको मिलाया, यहां से इनको मिलाया और इनको मिलाया। सर यहां से क्या बन गया, ए फॉर एप्पल बन गया। कहने का मतलब आपकी मर्जी पड़े ना, वो चिन्ह आप बना सकते हैं डॉट पेपर की मदद से। तो यहां से आपको पता है भाई कई सारे डॉट होंगे, तो डॉट को मिलाकर त्रिभुज भी बना सकते हैं, चतुर्भुज भी बना सकते हैं, मतलब यहां से ज्यामितीय आकृतियां बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तथा अंग्रेजी वर्णों का ज्ञान दिया जाता है। अंग्रेजी वर्ण मतलब भाई ये जो बिंदु हैं, बिंदु को बिंदु से मिलाकर ए फॉर एप्पल नहीं बना सकते क्या, बना सकते हैं ना। बिंदु को बिंदु से मिलाकर के बी फॉर बॉल नहीं बना सकते क्या, बना सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका भी ज्ञान दिया जाता है। तो डॉट पेपर की मदद से क्या क्या बनेगा भाई, बिंदुओं को बिंदु से मिलाने पर क्या क्या बन सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ज्यामितीय आकृतियां बनेगी और एबीसीडी भी अपन बना सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से जो अगली सामग्री है बेटा 10 ग्राम है। देखो 10 ग्राम में क्या होता है, 10 ग्राम में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। 10 ग्राम में क्या होता है, अपने पास में ये पेपर है, 10 ग्राम में कुछ नहीं होता, अपने पास में ये पेपर है। जैसे मैं एक पेपर लेकर आपको समझाता हूं। देखो 10 ग्राम में कुछ नहीं होता, जैसे अपने पास में ये पेपर है, इस पेपर को मैं कितने टुकड़ों में डिवाइड करूंगा, 5 या 7 टुकड़ों में, मतलब फिक्स है, या तो 5 में डिवाइड करो या फिर 7 में डिवाइड करो, है ना, न तो 8 में करना न 9 में करना। तो यहां से 5 या 7 टुकड़ों में इसको डिवाइड करता है। जैसे मैं यहां से डिवाइड कर देता हूं। 10 पेपर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है।
चलिए जैसे मान लो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, आप बोलेंगे सर है ना इसको भी डिवाइड कर देते हैं, चलो यहां से डिवाइड कर देते हैं। चलिए जैसे मान लो मेरे पास में एक पेपर था वर्गाकार, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो अलग अलग प्रकार की आकृतियां बन गई, ये आकृति बन गई त्रिभुज आकार की, ये भी त्रिभुज आकार की आकृति बन गई है ना, और यहां से आप बोलेंगे सर ये चतुर्भुज है ना, आयत की एक आकृति बन गई। तो कहने का मतलब ये जो छोटे छोटे पेपर है ना, ये कई सारे अलग अलग आकृतियों में डिवाइड हो जाएंगे। अब इनको मिलाकर अपन कोई सी भी आकृति बना सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इस दो को मिलाकर कोई सी भी आकृति बनाना है, तो आप क्या करेंगे भाई, ये आयत था और आप बोलेंगे सर ये त्रिभुज है, इन दोनों को मिलाने पर आप बोलेंगे भाई ये किसकी आकृति बन गई है ना, तो बच्चे बोलेंगे सर ये घर बन गया है ना, ये घर बन गया, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे घर बन गया। चलिए फिर जैसे एक और को अपन जोड़ लेंगे, एक और को अपन जोड़ लेंगे, सर ये क्या बन गया, ये एक बिल्डिंग बन गई। तो कहने का मतलब एक जो वर्गाकार पेपर होता है इसको 5 या 7 भागों में डिवाइड किया जाता है, फिर जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उनको मिलाकर अपन एक नई आकृति बना सकते हैं। अब ये क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा कि आप नई आकृति किस प्रकार की बनाते हैं, ये क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा। अब नई आकृति में आप कोई अंक बना सकते हैं, कोई मनुष्य की आकृति बना सकता है, कोई रावण बना सकता है, कोई जानवर बना सकता है, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा ना, इसका फायदा क्या है कि आप चीजों को विजुअलाइज कर पाएंगे। जैसे किसी ने बोला कि आपको तो नाव बनानी है, तो बच्चा क्या करेगा कि जो छोटे छोटे पेपर हैं उनको मिलाकर नाव बनाने की कोशिश करेगा। तो पहले तो नाव को वो अपने दिमाग में सोचेगा, विजुअलाइज करेगा, मानस दर्शन करेगा, दृश्यकरण करेगा। आई बात समझ में? तो एक तरीके से जो विजुअलाइजेशन पावर है ना, जो दृश्यकरण की पावर है, वो भी बच्चे की विकसित होती है, ठीक है ना। चले तो यहां पर 5 या 7 टुकड़ों में काटा जाता है, लेकिन अगर परीक्षा में 5 या 7 दोनों हो ना, तो आप 7 पर टिक करिएगा। आई बात समझ में? भाई 10 ग्राम कुछ नहीं होता, एक वर्गाकार एक पेपर होता है जिसको 5 या 7 भागों में काट दिया जाता है। तो पहला सवाल तो यही बनेगा कि कितने भागों में अपन काटेंगे। अगर ऑप्शन में 5 भी हैं और ऑप्शन में 7 भी हैं, तो आप 7 पर टिक करेंगे। चलिए फिर यहां से इसका और काम क्या है भाई, विद्यार्थी जो काटे गए कई सारे टुकड़े हैं उनको जोड़ जोड़कर एक नई आकृति बनाएंगे। विजुअलाइजेशन में इसका प्रयोग होता है, चित्रों के माध्यम से ज्यामितीय ज्ञान बच्चा लेता है। क्योंकि जो अपन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं उसमें त्रिभुज भी होता है, उसमें चतुर्भुज भी होता है। तो कहने का मतलब वो जो छोटे छोटे टुकड़े अपन ने काटे हैं उनकी मदद से अपन ज्यामितीय ज्ञान भी ले सकते हैं। जहां पर भी ज्यामिति शब्द आ जाए ना, कहने का मतलब त्रिभुज की बात कर रहा था, वृत्त की बात कर रहा था, वर्ग की बात कर रहा था, आयत की बात कर रहा था, चतुर्भुज की बात कर रहा था। आई बात समझ में? तो यहां से 10 ग्राम आपको समझ में आ गया होगा। एक बड़े पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और उनसे नई नई प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं। देखो अगली सामग्री क्या है बेटा, पाई चार्ट। नाम तो आपने सुना ही होगा पाई चार्ट का, गणित में सवाल जो आते हैं। भाई पाई चार्ट है ना इस प्रकार का होता है। क्या ऐसे सवाल आपने गणित में नहीं देखे क्या? बेटा मैंने तो पढ़ा है आपको पाई चार्ट, देखे होंगे आपने, ठीक है ना। चले तो यहां से आप बोलेंगे सर ये जो गोला और इस गोले को अलग अलग टुकड़ों में यहां से काटा जाता है। जैसे यहां से खर्चे को अपन दिखाएंगे तो घर पर 20% का खर्चा है ना, और यहां से आप बोलेंगे सर है ना कपड़ों पर 40% का खर्चा। फिर यहां से आप बोलेंगे सर यहां से अन्य पर 10% का खर्चा। चलिए
फिर यहां से कुछ भी बोल दो यार, है ना, कुछ भी बोल दो ए और इसको नाम दे दो भी। चलिए, तो यहां से एक जो पाई चार्ट होता है ना, वो क्या दर्शाएगा भाई, टोटल मिलाकर 100 था, उसमें से 20% घर के किराए पर खर्च किया, 40% कपड़ों पर खर्च कर दिया, 10% कुछ अन्य काम पर खर्च कर दिया, और ये 10-20% के बारे में कुछ दिया होगा, है ना, कंप्यूटर पर खर्च कर दिया, मोबाइल पर खर्च कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे भाई, जो घर था उस पर कितना परसेंट खर्च किया, तो आप बोलेंगे सर 20/100 खर्च किया। 20/100 का मतलब क्या हुआ भाई, टोटल मिलाकर कितना था, आप बोलेंगे 100 था, उसमें से जो 20 भाग है ना, वो अपन ने किस पर खर्च कर दिया बेटा, घर पर खर्च कर दिया। इस पाई चार्ट की मदद से अपन क्या दिखाएंगे, सर कुल अपने पास में 100 था, उसमें से 20 जो भाग था वो किस पर खर्च कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से घर पर खर्च कर दिया। तो यहां से आपको नहीं लगता कि जो पाई चार्ट है वो किस किस में संबंध दिखा रहा था बेटा, कुल का एक छोटे भाग के साथ में संबंध दिखा रहा था। आई बात समझ में, इस कुल का एक छोटे भाग के साथ में क्या दिखा रहा था बेटा, संबंध दिखा रहा था, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से और क्या करेंगे बेटा, इस पाई चार्ट की मदद से अपन क्या करते हैं भाई, आप बोलेंगे सर जो पाई चार्ट है ना वो एक वृत्त है, जो पाई चार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट, चलिए, तो यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे सर ये जो पूरा का पूरा है ये एक व्रत को दर्शाएगा। अपन इसकी अगर बात करेंगे ना, अपन इसकी अगर बात करेंगे एक छोटे से भाग की, तो ये किसको दर्शाएगा बेटा, त्रिज्या खंड को दर्शाएगा। आई बात समझ में, अपन एक छोटे से हिस्से की बात करेंगे तो ये किसको दर्शाएगा, त्रिज्या खंड को दर्शाएगा। तो पाई चार्ट में आप लोग याद रखना कि पाई चार्ट का काम क्या होता है भाई, संपूर्ण वो उसके भाग के बीच में क्या दर्शाएगा, संबंध दर्शाएगा। संपूर्ण का मतलब तो क्या हो गया बेटा, वृत्त हो गया, और छोटे से टुकड़े का मतलब क्या हो गया, यहां से त्रिज्या खंड हो गया, ठीक है ना। तो एक छोटे भाग का बड़े भाग के साथ में क्या दर्शाएगा, संबंध दर्शाएगा। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, ज्यामितीय प्रतिनिधित्व वो संबंध दिखाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो ज्यामितीय आकृति है ना, उसमें भी क्या दर्शाएगा बेटा, एक संबंध दर्शाएगा। कैसे भाई, वृत्त एक क्या ज्यामितीय आकृति नहीं है क्या भाई, जो वृत्त है वो भी तो एक ज्यामितीय आकृति है ना, क्योंकि अगर त्रिभुज की बात करें, वृत्त की बात करें, चतुर्भुज की बात करें, तो सारे के सारे क्या है, ये एक ज्यामितीय आकृति है। तो यहां से जो ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है उसमें भी क्या दर्शाएगा बेटा, एक संबंध दर्शाएगा। चलिए देखो, यहां से वृत्त हो गया, वृत्तखंड हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कोण हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है, आप बोलेंगे सर ये सारे के सारे क्या है, यहां से ज्यामितीय, क्योंकि आपको पता ही है ना, आपको पता ही है कि सर ये जो छोटा सा टुकड़ा है ये यहां से किसको दर्शाएगा, त्रिज्या खंड को दर्शाएगा। ऐ बात समझ में। चले, फिर यहां से आप बोलेंगे सर ये पूरा का पूरा किसको दर्शाएगा, वृत्त को दर्शाएगा। अब यहां से जब वृत्त की अपन बात करेंगे तो इसकी परिधि की भी बात करेंगे, इसके क्षेत्रफल की भी बात करेंगे। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये जो पाई चार्ट है, ये जो ज्यामितीय आकृति होती है ना, उसको भी क्या करता है बेटा, ये दिखाता है, दर्शाता है, ज्ञान अपन को देता है। चलिए, तो यहां से मोटा मोटा पाई चार्ट में क्या याद रखेंगे भाई, ये संबंध दिखाता है किस किस के बीच में, संपूर्ण वो उसके भाग के बीच में। इसके अलावा क्या करता है, जो ज्यामितीय आकृति है
उसका भी क्या करेगा, ये अपन को ज्ञान देगा, अपन को नॉलेज देगा। चलिए चलिए इसके अलावा अगला क्या है बेटा, स्लाइड रूल है। देखो स्लाइड रूल में क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो इधर उधर खिसकता रहता है। अब वो कैसा दिखेगा ये परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा। स्लाइड रूल क्या होता है, वो इधर उधर ऐसे वैसे खिसकता रहता है, उसकी मदद से अपन क्या करता है बेटा, गुणा करता है और भाग करता है। तो गुणा और भाग के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, स्लाइड रूल का अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। चले तो बस इतना याद रखिएगा कि स्लाइड रूल पेपर में आ जाए तो गुणा और भाग के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखो यहां से अगला है नेपियर पट्टियां। अब नाम से पता चल रहा है भाई कोई पट्टी वट्टी होगी। देखो यहां से जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक नेपियर पट्टियां है। नेपियर पट्टियों में क्या होगा कि 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे होंगे। देखो यहां से 0 से लेकर 9 तक के अंक लिखे होंगे, है ना। इधर भी लिखा होगा, इधर भी, मतलब ये पूरा भरा होगा। ये तो मैंने खाली छोड़ रखा है, लेकिन ये पूरा भरा होगा। लेकिन जो अंक रहेंगे ना वो 0 से लेकर 9 तक के रहेंगे। आई बात समझ में। चले तो नेपर पट्टियों में क्या होगा भाई, 0 से लेकर 9 तक के अंक इसमें लिखे होंगे, लेकिन इसका काम क्या रहेगा, यही तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। इसका काम क्या रहेगा, इसका भी जो काम है ना वो गुणनफल के लिए किया जाता है। मतलब नेपियर पट्टियों का प्रयोग करके अपन बहुत जल्दी जल्दी गुणा कर सकते हैं। तो इसका भी काम क्या है बेटा, गुणन का काम है ना, याद रखिएगा। देखो काम वाली चीजें यही है, जैसे इसका काम गुणन भाग था, वैसे नेपर पट्टियों का काम क्या है बेटा, गुणन का काम है। तो यही काम की चीजें हैं। इसके अलावा क्या है सर, संख्या चार्ट। अब संख्या चार्ट तो बचपन में अपन भाई, बचपन में आप पहली दूसरी क्लास में जब पढ़ते थे ना, तो संख्या चार्ट ही होता था। वो अपने जो टीचर थे वो ऐसे बड़ा सा चार्ट लगाकर डंडे से नहीं करते थे, 1 2 3 4 5 6 करते थे ना। अपन एक मतलब एक बच्चा खड़ा होकर एक, फिर पूरी क्लास बोलती थी एक, अपन बोलते थे 2, फिर पूरी क्लास बोलेगी 2। तो जिस चार्ट से अपन पढ़ाते थे ना मेरे प्यारे बच्चों, वो संख्या चार्ट ही है। अब देखो संख्या चार्ट कई प्रकार के अलग अलग आते हैं, लेकिन जो अपने पेपर में पूछे जाते हैं उसमें क्या होगा भाई, जो संख्या चार्ट होगी ना उसमें 1 से लेकर मतलब यहां संख्या अपन का अपनी लिखी होगी, हो सके 100 तक लिखी हो सके 1000 तक लिखी हो, है ना। कितना भी बड़ा अपना जो संख्या चार्ट है वो हो सकता है। नॉर्मली ये जो संख्या चार्ट है उसमें गणित जो गिनती लिखी होगी ना वो 1 से 100 तक लिखी होगी, बाकी बड़ा भी हो सकता है, उसकी कोई वो नहीं है। चलिए अब इसमें क्या कहेगा भाई, छोटी संख्या ऊपर रहेगी, बड़ी संख्या नीचे रहेगी। तो एलकेजी वाले बच्चों के हिसाब से सोचो, पहली दूसरी क्लास के बच्चों के हिसाब से सोचो भाई, गिनती यहां से अपन लिखेंगे तो छोटी संख्या को ऊपर लिखेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो बड़ी संख्या नीचे आएगी। तो यहां से बच्चों को छोटी बड़ी संख्या का ज्ञान दे सकते हैं, है ना। बच्चों को बताओ कि बच्चे ऊपर वाली संख्या छोटी है, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे संख्या बड़ी होती जाएगी। तो एक काम तो किया गया कि जो संख्या होती है ना उसको अपन बच्चों को यह बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। मतलब छोटी संख्या ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे बड़ी संख्या आपके नीचे आती जाएगी। चलिए फिर यहां से पहला काम तो क्या हो गया भाई,
संख्याओं को अपन बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं, मैं कौन सी संख्या छोटी कौन सी संख्या बड़ी, ठीक है ना। चलिए इसके अलावा क्या कर सकते हैं ना भाई, अपन संख्याओं के ऊपर कुछ बना सकते हैं, जैसे ये त्रिभुज अपन ने बना दिया, ये वृत्त अपन ने बना दिया, त्रिभुज अपन ने बना दिया, वृत्त अपन ने बना दिया। तो यहां से जिस संख्या के ऊपर त्रिभुज है अपन ने बोल दिया कि ये एक विषम संख्या है। फिर जहां से आप बोलेंगे सर जिस संख्या के ऊपर वृत्त है अपन बोलेंगे भाई ये कौन सी संख्या है, ये एक सम संख्या है। तो यहां से आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, यहां से तो रेंडमली ऐसे कुछ वृत्त अपन ने बना दिया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बस आपको ध्यान यही रखना है भाई, इन संख्याओं के ऊपर अपन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपन क्या करेंगे, जैसे यहां से आप लोग बोलेंगे सर विषम संख्या के ऊपर त्रिभुज था, ये लो विषम संख्या के ऊपर यहां से क्या बना दिया बेटा, त्रिभुज बना दिया, ठीक है ना। और यहां से जो सम संख्या है उसके ऊपर क्या बना दिया बेटा, यहां से गोला बना दिया। तो ये जो संख्या चार्ट है ना, इसमें संख्याओं के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे चित्र बने होंगे भाई, विषम संख्याओं के ऊपर त्रिभुज आएगा और सम संख्याओं के ऊपर ऐसा गोला आएगा। मतलब हो सके त्रिभुज और गोला नहीं होके कोई और आकृति बनी हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज बनी होगी जिससे बच्चों को अपन बता सकते हैं कि इस आकृति के अंदर छुपी हुई चीजें सम संख्या है, इस आकृति के अंदर छुपी हुई चीजें भाज्य संख्या है, इस आकृति के अंदर छुपी हुई संख्या अभाज्य संख्या है। मतलब ऐसा कुछ, जैसे मान लो मैंने 19 को ऐसे बना दिया, स्टार के फॉर्म में बना दिया। जैसे 19 को मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या बना दिया, एक सितारा के फॉर्म में बना दिया, स्टार के फॉर्म में बना दिया। तो फिर यहां से क्या गया कि जिस संख्या के ऊपर स्टार बना हुआ है वो संख्या कौन सी है, वो संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो इस संख्या चार्ट में अपन क्या करते हैं, बच्चों को कई सारा ज्ञान दे सकते हैं। एक तो छोटी बड़ी संख्या सिखा सकते हैं, है ना, और दूसरा भाई कौन सी संख्या क्या है, कौन सी संख्या सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या, कुछ ना कुछ चित्र बनाकर अपन बच्चों को बता सकते हैं कि गोले वाली संख्या सम संख्या है ना, और त्रिभुज वाली संख्या विषम संख्या है, सितारे वाली संख्या अभाज्य संख्या है। मतलब ऐसा कुछ भी। चलिए तो संख्या चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहां से अगला क्या होता है बेटा, टेलर फ्रेम होता है। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, टेलर फ्रेम। ये क्या होता है ना कि जिन बच्चों को आंखों से दिखाई नहीं देता, जो दृष्टि दोष युक्त बच्चे होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है बेटा टेलर फ्रेम। मतलब आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता ना, वो भी आराम से क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, है ना। मोबाइल में नंबर डायल करना वो कर लेते हैं, पेटीएम फोन पे भी अगर करना हो तो वो भी कर लेते हैं। तो जो दृष्टि दोष युक्त बच्चे होते हैं ना, जिनको नहीं दिखाई देता, भाई उनको भी तो अपन को सिखाना पड़ेगा ना, वो भी पढ़े लिखे होते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा, जो जिन बच्चों के आंखें होती है ना, उनसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट वो बच्चे होते हैं। चलिए तो यहां से अपन बात करेंगे सर जो दृष्टि दोष युक्त बच्चे होते हैं, उनको गणित सिखाने के लिए कौन सा टूल काम लिया जाता है, टेलर फ्रेम काम लिया जाता है। आ गई बात समझ में? तो नाम याद रखिएगा टेलर फ्रेम। इसके अलावा एक और होता है बेटा सेक्सटेंट। सेक्सटेंट से क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर जहाज है, जैसे यहां पर जहाज है, ठीक है ना। अब यहां पर जहाज क्या करेगा ना, जैसे यहां पर आप बोलेंगे सर ये बर्फ है, जैसे ये क्या है आप बोलेंगे सर बर्फ है, तो यहां पर जो जहाज का मेरे प्यारे बच्चों जो जहाज चलाने वाला कप्तान है, वो क्या करेगा, उसके पास में एक डिवाइस होगी। वो इस डिवाइस से क्या करेगा, यहां से कोण मापेगा, भाई ये कितने डिग्री के कोण पे है, तो वो माप लेगा भाई ये 30 डिग्री के कोण पे। अगर यहां से अपन 30 डिग्री चले तो कहने का मतलब जो अपना जहाज है वो बर्फ के टकरा जाएगा।
फिर ये जहाज को क्या कर लेगा बेटा, यहां से ये मोड़ लेगा, जहाज को ये एक मोड़ दे देगा जिससे अपना जहाज क्या कर सके बेटा, बच सके। तो ये जो जहाज रानी होती है ना, जहाज रानी का मतलब होता है नेविगेशन। जहाज रानी मतलब जहाज जो अपन चलाते हैं ना, जैसे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाना है, मतलब वो जहाज रानी कहलाती है, नेविगेशन कहलाता है। तो यहां से जहाज को चलाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उस उपकरण का नाम क्या है, यहां से क्या है, सेक्सटेंट है। आई बात समझ में? जहाज को चलाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो सेक्सटेंट है। और इसमें क्या होगा भाई, अपन कोण को मापेंगे, कोण के माध्यम से अपन एक दूरी का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी दूरी पर कौन सी चीज मौजूद है, या फिर कितनी दूरी पर जो बर्फ का टुकड़ा है वो कितनी दूरी पर प्रेजेंट है, उससे बड़े बड़े हादसे रुक सकते हैं। जैसे टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, तो वहां पर भी उन्होंने पता लगा लिया था सेक्सटेंट की मदद से कि हां 500 मीटर की दूरी पर एक बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है जो अगर टकरा गया तो पूरा जहाज टूट जाएगा। लेकिन वो रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उस चीज को रोक ही नहीं पाई थे वो। ठीक है ना? चलिए, तो सेक्सटेंट अगर परीक्षा में पूछा जाए तो पहला काम क्या है भाई, कोणीय दूरी मापने में, जैसे बताइए ना 30 डिग्री 40 डिग्री, तो कोणीय दूरी मापने में दूसरा प्रयोग इसका क्या है, जहाज रानी में। जहाज रानी मतलब जहाज को चलाने के लिए, नेविगेशन के लिए। इसका तीसरा प्रयोग क्या है बेटा, तारों और ग्रहों के स्थान का मापन। कौन सा तारा कहां पर है, कौन सा ग्रह कहां पर है, उसका भी प्रयोग किया जाता है सेक्सटेंट के द्वारा। ठीक है ना? तो कौन सा तारा कहां है, कौन सा ग्रह कहां है, अगर ये पता करना हो तो अपन को एक कोण तो मापना पड़ेगा ना यार। आप खुद सोचिए भाई, अपने पास में एक ऐसी मशीन है जो दूर वाली चीजों का अपन कोण माप सकते हैं। अब दूर कौन है, आप बोलेंगे सर अपने तारे और अपने ग्रह दूर है, बहुत दूर है। तो अपन उस डिवाइस का प्रयोग करके एक कोण माप सकते हैं। अगर कोण अपन ने माप लिया तो ये तो पता चल जाएगा ना कि कौन सा तारा कौन सी जगह पर मौजूद है, कितने डिग्री पर मौजूद है। चलिए, तो सेक्सटेंट के 3 काम हो गए कोणीय दूरी मापने में, जहाज रानी में, तारों और ग्रह के, है ना, जो मतलब तारों और जो ग्रह होते हैं ना, उनकी कौन सी जगह है, वो कौन सी डिग्री पर अभी के टाइम पर मौजूद है, वो कौन सी जगह पर प्रेजेंट है, उसको देखने के लिए भी अपन क्या करते हैं बेटा, सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए देखो, अगला उपकरण क्या है, अंतःक्रियात्मक श्वेत पट्टी। देखो कुछ नहीं होता, ये डिजिटल बोर्ड तो है ना, अभी चले, ये डिजिटल बोर्ड अभी चले। ये क्या हो गए बेटा, श्वेत पट्टी हो गई। श्वेत मतलब सफेद, पट्टी मतलब बोर्ड। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर पिछले जमाने में क्या होता था ना, पिछले जमाने में क्या होता था कि इस श्वेत पट्टी पर अपन अलग अलग प्रकार के क्या बना सकते थे बेटा, ज्यामितीय आकृतियां बना सकते थे। जैसे एक वर्ग मैंने बना दिया, ठीक है ना, आप बोलेंगे सर ये एक पंचभुज अपन ने बना दिया, फिर आप बोलेंगे सर ये एक त्रिभुज अपन ने बना दिया। तो यहां से इस श्वेत पट्टी के माध्यम से, है ना, इस श्वेत पट्टी के माध्यम से अपन किसका ज्ञान दे रहे हैं बेटा, ज्यामितीय आकृतियों का यहां पर ज्ञान दे रहे हैं श्वेत पट्टी के माध्यम से। तो यहां पर श्वेत पट्टी कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया भाई, एक सफेद कलर का बोर्ड है ना, डिजिटल टाइप का बोर्ड है एक तरीके से, जिसका प्रयोग अपन किस में करते हैं भाई, ज्यामितीय आकृतियां अपन को बनानी हो, त्रिभुज बनाना हो, वृत्त बनाना हो, चतुर्भुज बनाना हो तो प्रयोग करते हैं। ग्राफ वगैरह अगर अपन को बनाना हो तो अपन उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से अंतःक्रियात्मक श्वेत पट्टी क्या होती है, सूचना एवं दूर संचार ये तकनीकी है जिसका प्रयोग विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामितीय शिक्षण में सर्वाधिक किया जाता है। तो यहां से याद रखना बस, ज्यामितीय और ग्राफ, और ये सूचना एवं दूर संचार तकनीकी है, इसका भी आपको याद रखना है।
सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डिजिटल टाइप का बोर्ड होता है ना, वैसा ही श्वेत पट्टी होती है, मतलब डिजिटल टाइप की। नॉर्मल ये वो बोर्ड नहीं होता जो आप लिखते हो ना मार्कर से, वो वाला व्हाइट बोर्ड की बात नहीं कर रहे, मतलब एक प्रकार से डिजिटल टाइप का ये बोर्ड होता है। तो सूचना एवं दूरसंचार का मतलब भी यही है कि एक प्रकार का ये डिजिटल टाइप का बोर्ड है। जैसे इस डिजिटल बोर्ड को देख रहे हो ना आप लोग, इसी प्रकार का एक बोर्ड होता है सफेद कलर का, जिसमें अपन अलग अलग चित्र बना सकते हैं। और गणित सीखने के लिए तो अलग अलग चित्र में ज्यामितीय चित्र ही बना पाएंगे अपन, ठीक है ना। चलिए देखो अगला उपकरण क्या होता है, हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर। सर ये हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर क्या होता है? देखो आपने अगर गणित पढ़ी होगी ना त्रिकोणमिति, तो वहां से उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते हैं। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है और यहां पर आप बोलेंगे सर यहां पर बादल है। अगर मुझे यह देखना हो कि ये जो बादल है इसका कोण क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे सर ऐसे इसको मापेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे सर ऐसे इसको मापेंगे, तो यहां से अपन माप लेंगे बेटा 30 डिग्री। तो यहां से ये कौन सा कोण हो गया बेटा, ये उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण को अपन नीचे से मापते हैं। आई बात समझ में? उन्नयन कोण को अपन क्या करेंगे बेटा, नीचे से मापेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। तो उन्नयन कोण कुछ नहीं होता, नीचे से ऊपर की ओर अपन क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अपन देखेंगे, ठीक है ना। चले, और यहां से अवनमन कोण क्या होगा, जैसे आपकी ये बिल्डिंग है और यहां से आप बोलेंगे चले, तो यहां से आप बोलेंगे सर ये बिल्डिंग है, और यहां से आप बोलेंगे सर ये एक कुछ भी रखा हुआ है मतलब बिंदु है। अगर यहां से अपन बैठे, अगर ये नीचे अपन को कोण मापना है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर जो कोण होगा ना, वो कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण में क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे मापा जाता है। अपन ऊपर बैठे होंगे और नीचे वाली चीजों को देख रहे होंगे, तो ये अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, अपन नीचे बैठे होंगे और ऊपर वाली चीजों को देख रहे होंगे। तो जो अवनमन कोण और जो उन्नयन कोण होता है, इनको मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हिप्सोमीटर और क्लिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें यही याद रखना भाई, उन्नयन कोण और अवनमन कोण है ना, की पॉइंट यही है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। चलिए देखो यहां से प्रोफेशनल एक डिवाइडर होता है ना, प्रोपोर्शनल डिवाइडर। प्रोपोर्शनल डिवाइडर का मतलब क्या होता है, देखो यहां से प्रोपोर्शनल डिवाइडर का मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार का एक चिमटे के आकार का होता है, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल डिवाइडर, इसको बोला जाता है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल डिवाइडर इसको बोला जाता है, एक चिमटे के आकार का होता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे मान लो मेरे पास में एक मूर्ति है, जैसे मान लो मेरे पास में एक मूर्ति है, इस मूर्ति को मतलब ये छोटी मूर्ति थी, जैसे मान लो ये मेरे पास में छोटी मूर्ति है। अगर कोई ग्राहक मेरे पास में आया कि सर मुझे तो इस छोटी मूर्ति को ही ना एक बड़ी मूर्ति बनाना है, इस छोटी मूर्ति को मुझे क्या करना है, एक बड़ी मूर्ति बनाना है। तो छोटी मूर्ति को बड़ी मूर्ति अपन कैसे बना पाएंगे भाई, अपन को मापना पड़ेगा ना भाई। यहां से अगर इसका मुंह अगर 2 है और इसका जो पेट है वो 4 है और इसकी जो टांगे हैं वो 2 है, तो सबसे पहले छोटी मूर्ति में अपन क्या करेंगे, इस डिवाइडर से अपन मतलब माप लेंगे
लेकिन जो अनुपात है ना बेटा, जैसे 2 से अपन ने काटा 1, 2 से अपन ने काटा 2, 2 से अपन ने काटा 1, मतलब इस अनुपात को तो अपन को बिल्कुल सेट रखना पड़ेगा। भाई छोटी मूर्ति में अपन ने माप लिया, ठीक है ना, लेकिन जो बड़ी वाली मूर्ति है ना, इस अनुपात को तो वैसे ही रखना है। जैसे बड़ी वाली मूर्ति में हो सके ये 10 हो जाए, है ना, ये 20 हो जाए और ये 10 हो जाए। तो यहां से आप देखेंगे सर ये वाला जो अनुपात है, इधर भी सेम ही अनुपात है, क्योंकि भाई 10 का भाग दिया एक बार, 10 का भाग दिया 2 बार, 10 का भाग दिया 1 बार, तो सर यहां से भी 1:1 का अनुपात है और यहां से भी 1:1 का अनुपात है। तो जो अनुपात है ना वो छोटी मूर्ति और बड़ी मूर्ति में तो सेम ही है, बस इसको 2 रखा तो इसको अपन ने कितना रख दिया बेटा, 10 रख दिया। लेकिन जो सिर, पेट और पैरों का जो अनुपात है ना, वो यहां पर भी 1:1 था और यहां पर भी 1:1 था। तो इस प्रोपोर्शनल डिवाइडर का जो प्रयोग है वो छोटी मूर्ति से बड़ी मूर्ति बनाना हो या बड़ी मूर्ति से छोटी मूर्ति बनाना हो, इसमें अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए बस इतना याद रखिए। तो प्रोपोर्शनल डिवाइडर का मतलब क्या हो गया, इसका प्रयोग आकृति को छोटा या बड़ा करने के लिए किया जाता है। किसी भी आकृति छोटी है उसको बड़ा बनाना है या फिर बड़ी आकृति को छोटा बनाना है तो प्रोपोर्शनल डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखो यहां से अगला उपकरण क्या है बेटा, प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर क्या होता है भाई, बचपन में आपने ज्योमेट्री बॉक्स लिया होगा ना, उस ज्योमेट्री बॉक्स में जो डी निकलती थी, भाई डी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने डी का नाम नहीं सुना हो। दूसरी क्लास में ज्योमेट्री बॉक्स पकड़ा देते थे, उसमें प्रकार निकलता था, डी निकलती थी, त्रिभुज आकार के कई सारी, है ना, वो निकलते थे, पैमाना निकलता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने डी को नहीं देखा हो। तो यहां से ये डी है, इसी डी को बोला जाता है बेटा प्रोटेक्टर बोला जाता है। और इस डी में आपने देखा होगा तो यहां से कोण लिखे रहते थे भाई, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे कोण इसमें लिखे रहते थे, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टर का प्रयोग क्या होता है बेटा, कोण मापने के लिए, ठीक है ना, याद कर देना। वैसे आप बोलेंगे सर जो सेट स्क्वायर होता है ना उसका प्रयोग क्या होता है बेटा, यहां से जो सेट स्क्वायर होता है उसका प्रयोग क्या होता है, त्रिभुज बनाने में, समांतर वो लंबवत रेखा खींचने में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आर्किटेक्चर और मैपिंग में सटीक रेखा खींचने के लिए। देखो बहुत आसान है। सेट स्क्वायर आपने देखा होगा भाई, आप जो ज्यामिति बॉक्स आपके पास में होता था, जो ज्यामिति बॉक्स आपके पास में होता था उसमें एक तो पैमाना निकलता था, पैमाने के अलावा ये जो त्रिभुज आकार के भी उसमें निकलते थे। भाई जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था उसमें क्या क्या होता था, एक तो ये प्रोटेक्टर होता था जिसको डी बोलते थे, एक पैमाना होता था उसको जानते हो आप लोग, उसके अलावा प्रकार होता था, है ना, उसके अलावा आप बोलेंगे सर इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का होता था, इसको डिवाइडर अपन बोलते हैं, ठीक है ना। चले इसके अलावा त्रिभुज आकार के भी उसमें, है ना, आकृतियां होती थी। जो त्रिभुज आकार की आकृतियां होती हैं उन्हीं को बोला जाता है सेट स्क्वायर, उनको बोला जाता है। तो इन त्रिभुज आकार की जो आकृतियां हैं इनका प्रयोग कहां किया जाता है भाई, एक तो त्रिभुज के आकार के हैं तो त्रिभुज बनाने में प्रयोग किया जाएगा, एक इससे अपन क्या करेंगे कि रेखा खींचने में। कौन कौन सी रेखा, जैसे 2 समांतर रेखा अपन को खींचनी हो या 2 लंबवत रेखा अपन को खींचनी हो, उनमें प्रयोग किया जाता है। भाई अपन तो बच्चे थे तो अपन ने तो बस इतना ही प्रयोग किया है, लेकिन यहां से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, तो जो आर्किटेक्चर होते हैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करता है। ये बात समझ में भाई, जो आर्किटेक्चर होते हैं मकानों का नक्शा नहीं बनाते क्या, तो जो मकानों का नक्शा आर्किटेक्चर बनाते हैं वो भी मेरे प्यारे बच्चों इस सेट स्क्वायर का प्रयोग करता है। मतलब सटीक मैपिंग के लिए, बिल्कुल सटीक मैपिंग के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बस पढ़ लो, त्रिभुज बनाने में, समांतर वो लंबवत रेखा खींचने में,
इंजीनियरिंग ड्राइंग में, आर्किटेक्चर और मैपिंग में सटीक रेखा खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा भाई ये काम कहां आता है, डाइनिस ब्लॉक काम कहां आता है। सबसे पहले तो डाइनिस ब्लॉक होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो डाइनिस जो ब्लॉक है ना, वो छोटे छोटे जो घन है, बस उनका क्या होता है बेटा, टुकड़े होता है। छोटे छोटे घन को आप एक दूसरे के ऊपर रख लो तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां से कई सारे घन रखे होंगे, तो ये तो हो जाएगा इकाई का अंक मापने के लिए, क्योंकि इकाई के अंक का मतलब क्या हो गया भाई, अंतिम का एक अंक। जैसे आप बोलेंगे सर इकाई का अंक, जैसे मान लो 5 था, इकाई का अंक बोलेंगे सर ये बस 5 को देखना था, तो यहां से छोटे छोटे घनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो ये तो हो जाएगा इकाई का अंक मापने के लिए। ठीक है ना, चलिए वैसे यहां से आप बोलेंगे सर छोटे छोटे घनों को एक दूसरे के ऊपर तो रख दिया, लेकिन ये अकेला नहीं होता, इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पूरी की पूरी क्या होगा, घनाभ के आकार का ये होगा। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या होगा, घनाभ के आकार का होगा, मतलब ये दीवार के आकार का होगा, मतलब इस प्रकार के ये किसके आकार का होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दीवार के आकार का होगा। ठीक है ना, चलिए तो इधर मैं आपको बता देता हूं, कहने का मतलब जो डाइनिस ब्लॉक होता है बस ऐसे याद रखो, कई सारे जो छोटे छोटे क्यूब होते हैं ना, छोटे छोटे घन होते हैं, उनको मिलाकर अपन क्या बनाते हैं, डाइनिस ब्लॉक बनाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इकाई का अंक देखने में काम आता है, दूसरा प्रकार दहाई का अंक देखने में काम आता है, तीसरा प्रकार सैकड़े का अंक देखने में काम आता है, चौथा प्रकार 1000 का अंक देखने में काम आता है। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो जो डाइनिस ब्लॉक होता है ना, इसमें इकाई का अंक जो देखने में काम आता है उसमें सिर्फ एक छोटा सा घन होता है। जो दहाई का अंक देखने में काम आता है उसमें छोटे छोटे कितने घन होंगे बेटा, यहां से 10 घन होंगे। वैसे ही जो सैकड़े का अंक देखने में काम आएगा उसमें छोटे छोटे कितने घन होंगे, उसमें 100 घन होंगे। वैसे ही जो 1000 का अंक देखने में काम आएगा उसमें छोटे छोटे 1000 घन होंगे। ठीक है ना, अब कैसा दिखता है वो काम करनी है। डाइनिस ब्लॉक के 4 प्रकार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है ना, चले ये काम क्या आता है बेटा, ये जोड़ने में काम आता है, घटाने में काम आता है, गिनती में काम आता है, बच्चों को गिनती सिखानी हो 1000 तक उसमें काम आता है ना, गुणा करने में काम आता है, बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़े का अगर ज्ञान देना हो तो उसमें काम आता है। तो डाइनिस ब्लॉक के काम याद रखिएगा। और ये कितने प्रकार के होते हैं है ना, याद रखिएगा भाई ये 4 प्रकार के होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। चलिए देखो यहां से एक सवाल है ना बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है, ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है जो सर्वाधिक प्रभावशाली रहती है, मतलब सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो इसका जो उत्तर है वो प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब भाई अपने पास में, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है भाई, अपन उस चीज को खुद अनुभव करें, वही क्या होता है प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जैसे मेरे को डाइनिस ब्लॉक दे दिया जाए तो मैं प्रत्यक्ष अनुभव करके क्या करूंगा, गिनती सीखूंगा, जोड़ करूंगा, गुणा करूंगा। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष अनुभव मतलब वो चीज मेरे पास है और उसका प्रयोग करके मैं चीजों को सीखूं, मतलब एक प्रैक्टिकल नॉलेज लूं। जैसे मान लो मेरे पास अबेकस है, गिन तारा है, तो उस गिन तारे का प्रयोग करके मैं क्या करूंगा, जोड़ना सीखूंगा, गुणा करना सीखूंगा, भाग देना सीखूंगा। आई बात समझ में? तो प्रत्यक्ष अनुभव मतलब वो चीज मेरे पास है, ये जितनी भी सामग्रियां मैंने आपको सिखाई है वो चीज मेरे पास है और उनसे मैं आपको क्या सिखाऊं बेटा, गणना करके सिखाऊं, वही होता है प्रत्यक्ष अनुभव। भाई एक तो मैंने आपको बोल दिया कि डाइनिस ब्लॉक ऐसा दिखता है, इसके काम ये है, लेकिन एक डाइनिस ब्लॉक अगर मेरे पास होता तो फिर मैं आपको दिखाता कि हाँ
ऐसे गुणा होता है, ऐसे भाग देना होता है, ऐसे जोड़ना इसमें अपन करते हैं, तो ज्यादा आप लोग सीख पाते हैं। ठीक है ना। चले, तो जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो एक बहुत प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, मतलब अपन खुद प्रयोग करके चीजों को सीखे। जैसे मैं आपको अबेकस अगर दे दूं ना दिन भर के लिए, तो आप अबेकस सीख जाएंगे और परीक्षा में अगर सवाल आएगा ना तो आराम से बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस चीज का अनुभव आपने डायरेक्ट रूप से कर लिया, प्रत्यक्ष रूप से कर लिया। आई बात समझ में? ठीक है ना। चले, तो ये टॉपिक नंबर 7 अपना पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब अगली क्लास में, कल की क्लास में अपन टॉपिक नंबर 8 करेंगे, जिसमें गणित की शिक्षण विधियां। भाई फिर आप बोलेंगे सर ये तो सब्जेक्ट का नाम है, तो गणित की शिक्षण विधियां है ना। बेटा अपना जो सब्जेक्ट का नाम है वो भी गणित की शिक्षण विधियां हैं, लेकिन गणित की शिक्षण विधियों के अंदर भी कई सारी गणित की शिक्षण विधियां आती है। गणित की शिक्षण विधियों से आप लोग समझते क्या है? भाई गणित की शिक्षण विधियां कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज को अगर मुझे समझाना है ना बच्चों को, तो कौन सी विधि का प्रयोग करूं? वही तो गणित की शिक्षण विधियां है। जैसे मुझे आपको 50 को 25 से गुणा करना है। अब कई सारे अलग अलग टीचर होंगे जो 50 को 25 से गुणा करना आपको सिखा रहे होंगे। कई सारे अलग अलग प्रकार के टीचर होंगे। तो जिस विधियों से अपन ये गुणा करना सीखेंगे, कई सारी अलग अलग विधियां हो सकती है। तो वही क्या है बेटा? शिक्षण विधियां है। तो गणित को अपन किस विधि के माध्यम से बहुत जल्दी सीख सकते हैं, वही क्या है? शिक्षण विधियां। तो कई सारी प्रकार की शिक्षण विधियां होती है। जैसे अपन ने पढ़ा भी था, आगमनात्मक होता है, निगमनात्मक होता है, ठीक है ना, विश्लेषण होता है। तो कई सारी प्रकार की शिक्षण विधियां होती हैं, इनको अपन पढ़ेंगे और यहां से एक सवाल पेपर में जरूर बनता है। तो कल की क्लास में अपन शुरू करेंगे गणित की शिक्षण विधियां। इसमें 2-3 शिक्षण विधियां एक लेक्चर में अपन समाप्त कर लेंगे। ठीक है ना। मिलते मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।